कैसे हो साथियों। आज हम, जैसे कि आपको पता ही है, डुअल नेचर में हमने थ्योरी ख़त्म कर दी थी, तो अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज मैं कम से कम 7 बुक्स से मिलजुल के न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूँ। कम से कम 7-8 बुक्स के मिले जुले न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूँ, तो पूरी जान लगा के करना है इन न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डुअल नेचर के न्यूमेरिकल्स, एक ऊपर कॉमन हेडिंग लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं डुअल नेचर और न्यूमेरिकल लिख देते हैं शॉर्ट में NUM। अब करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा ही है। आपसे क्वेश्चन ये बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो V0 होता है और उसकी वैल्यू कितनी देर की, 1.5 देर की। आपसे क्या पूछा है, आपसे K मैक्स पूछा है, और K मैक्स आपसे EV में पूछा होगा। तो आपको पता है K मैक्स होता है EV0, तो बस E लिखो और V0 की वैल्यू डालो 1.5, तो आपका आंसर आ गया 1.5 EV। सर ये V कहाँ से आया, क्योंकि V0 होगा वोल्ट्स में, E तो आपका E रहता है, तो 1.5 EV आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको सीधा K मैक्स निकालना है, तो बस क्या करना है, E के साथ जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सर ये वाला V क्या है, ये वोल्ट्स का V है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है KE मैक्स दे रखा आपको किसी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए 3 EV। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। आपको KE मैक्स पहले से दिया है। ठीक है भैया, KE मैक्स आपको पहले से दिया है 3 EV, बट KE मैक्स आपको पता होना चाहिए EV0 होता है, और यही KE मैक्स कितना दे रखा, 3 EV दे रखा। तो भैया E से E कैंसिल हो जाएगा, V0 की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, 3 वोल्ट्स आ गई। ठीक है, V0 की वैल्यू सीधा क्या आ गई, 3 वोल्ट्स। तो अगर KE मैक्स दिया हो और उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो तो बस E हटा दो, जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, गुड। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फिगर शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिगर शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 with frequency nu for two metals M1 and M2। आपको अभी मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ होगा 2 मेटल्स के लिए। वो मेटल्स कौन है, M1 और M2 है। तो देखिए क्या है ग्राफ आप पे ये रहा। यहाँ पे है V0, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, और 2 मेटल्स बनाए मैंने ऐसे। एक मेटल का नाम M1 है, दूसरे का M2 है। तो आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, वाई इज़ द स्लोप सेम क्यों है फॉर बोथ M1 एंड M2। M1 और M2 दोनों के लिए स्लोप सेम क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, फॉर विच मेटल emitted electrons will have
greater kinetic energy. Emitted electrons will have greater kinetic energy for same frequency. या हम जो रेडिएशन गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो उसके लिए पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का हमने क्या करना है, वेरिएशन देखना है दो मेटल्स के लिए, M1 और M2 के लिए। अगर आपको आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है तो आपको पता ही होगा कि स्लोप क्या होगा। अब उन्होंने पूछा अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो किसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये भी देख लेंगे भैया। पहले तो आप ये देखो V0 और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखें तो हमें पता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है फोटोन की एनर्जी h बराबर वर्क फंक्शन के, जो होता है h0, और साथ में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है EV0, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि EV0 आपका या V0 आपका y एक्सिस में है तो इस वाली चीज़ को उधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। देखो सही, हाँ सर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बात तो सही है आपकी। और इस E को यहाँ से हटा दो, तो एक h/e यहाँ और एक h/e यहाँ। अब ये आपका y में है, ये आपका किस में है, x में है। y में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, x में आपका फ्रीक्वेंसी है, h/e आपका स्लोप हुआ, और ये आपका पूरा y का इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है भैया, y का इंटरसेप्ट हुआ। अब एक सिंपल सी बात ये है कि सिंस स्लोप क्या है, h/e के बराबर है, h भी कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होता है। h और e मेटल पे डिपेंड नहीं करते कि मेटल किस नेचर का है, ना ये वर्क फंक्शन पे करते हैं। h भी किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट होगा और e भी क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले का आपको आंसर मिल ही गया कि स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि भाई स्लोप मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। स्लोप तो h/e है, h तो हर मेटल के लिए सेम है और e भी हर मेटल के लिए क्या है, सेम है, इसलिए वो मेटल की प्रॉपर्टी में डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए दोनों के लिए बराबर होगा। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो, क्या हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उन्होंने पूछा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, है ना, यह है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स में से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो उसके लिए बस हम ये करेंगे कि इसे रखेंगे बट ई को वहाँ रखेंगे, ठीक है भैया। तो ये आपका बनेगा h माइनस h0, और न्यू नॉट ध्यान रखिएगा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये न्यू नॉट होगी पहले मेटल की और ये न्यू नॉट होगी दूसरे मेटल की, और आपको ये भी पता है कि उधर जाते हुए आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो न्यू नॉट 2 ग्रेटर होगा न्यू नॉट 1 से, मतलब मेटल 2 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल 1 से क्या है, ज़्यादा है। अब आप खुद ही सोचो, मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलेगी। आप ये मान लो फोटोन ने एनर्जी दी 100 जूल, मान लो या 100 EV दी, है ना, तो फोटॉन्स की एनर्जी मान लो 100 यूनिट है, ठीक है। अब इस 100 यूनिट में से कुछ काम तो वर्क फंक्शन में लगेगा और जो बाकी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो आप खुद ही बताओ, जब वर्क फंक्शन कम होगा, जब वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, मतलब जब इससे 100 से कम कटेगा, तभी तो जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, है ना। आप टोटल एनर्जी से वर्क फंक्शन हटाओ तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी अब आपको ज़्यादा कब मिलेगी, जब वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा। जितना कम वर्क फंक्शन होगा उतना वो 100 यूनिट से कम माइनस होगा, और उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहता था। तो h0 माइनस h0 आपका EV0 था, और EV0 कुछ और नहीं होता, आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब क्योंकि ये तो फिक्स है, h0 तो फिक्स होगा ना, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी कर दी, कहीं लिखा हुआ था सेम फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब आएगा, तो फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैक्सिमम होना है तो ये जो h0 है, ये h0 है, इसे क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। आप खुद ही सोचो, आपको अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ फिक्स है, मान लो ये 100 है, तो मान लो एक बार h0 आपका 10 आया और एक बार h0 20 आया, तो 100 माइनस 10 90, और 100 माइनस 20 कितना 80, तो 90 ज़्यादा होगा। तो 90 ज़्यादा तब मिल रहा है जब h0 क्या है, 10 है, 10 मतलब कम है, ठीक है। तो h0 का मिनिमम होना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी बात है कि न्यू नॉट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम चाहिए तो न्यू नॉट मिनिमम होना चाहिए। और आप देखो इन दोनों में से न्यू नॉट कम कौन सा है, पहले मेटल का है, तो ऑब्वियसली फिर
फॉर विच मेटल एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, तो आंसर हो जाएगा मेटल 1, क्योंकि मेटल 1 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। अगर उसकी ये कम होगी तो एच न्यू नॉट का जो प्रोडक्ट है वो भी कम आएगा, और अगर ये कम आया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दूसरे के मुकाबले, सेकंड के मुकाबले ज़्यादा बड़ा आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे 2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उतनी कम फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगी, और जितनी बच जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए कम एनर्जी में उसे बाहर निकलना होगा, है ना, ये चीज़ है। तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd के बाद 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th क्वेश्चन आपसे कह रहा है जी कि यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2271 एंगस्ट्रॉम, यूवी लाइट जिसकी वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम है, फ्रॉम अ 100 वाट मर्क्यूरी सोर्स। एक ये कोई बल्ब होगा 100 वाट का, ठीक है, मर्क्यूरी बल्ब होते हैं जैसे। मर्क्यूरी सोर्स इज़ इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेल। देखो मैंने यहाँ से टॉपिक फोटोसेल कराया ही नहीं आपको, क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर में पढ़ना ही है हमें, तो यहाँ नहीं कराया इसलिए, वो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम 100 वाट मर्करी सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेल, ठीक है। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.3 वोल्ट दे रखा तो फाइंड वर्क फंक्शन आपको निकालना है, ठीक है भैया। आप सारी चीज़ें देख ली हैं आपने, क्या चीज़ है, आपको ये बोला है कि एक यूवी लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, वो 100 वाट, ठीक है सॉरी, एक यूवी लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, वो 100 वाट किसी मर्क्यूरी सोर्स से निकलती है, और वो किस पे पड़ती है, एक फोटोसेल पे पड़ती है। फोटोसेल का काम ही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 1.3 वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन आपको निकालना है। भैया देखो, आपको सिर्फ इतना पता है कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है फोटोन की, जो कि आपकी एच न्यू होती है फोटोन की एनर्जी, वो बराबर होती है वर्क फंक्शन जिसको फाई नॉट बोलते हैं प्लस के ई मैक्स, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपके लिए आसान है, क्या आसान है, देखिए एच न्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्क फंक्शन आपको निकालना है दोबारा, और के ई मैक्स होता है ई वी नॉट, ठीक है। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दे रखा है, ई तो आपको पता ही होता है क्या होता है। तो सारा मामला यहाँ पे किसका है, एच न्यू निकालने का है। अगर आपने एच न्यू ठीक से निकाल दिया तो आपकी बात बन जाएगी। अब आप कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है खुद, पावर का अगर यूज़ करना है तो करो, निकालो। देखो पहले लैम्डा से फ्रीक्वेंसी तो निकालो, फिर एच न्यू कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, करो। नहीं 100 वाट का कोई काम नहीं है, 100 वाट का काम होता है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जब निकालने होते हैं कि कितने हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको जोड़ दूंगा। अभी बस इतना देखो, तो आपको गिवन है कि जो यूवी लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 2271 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर, और आपको पता है अगर लाइट की स्पीड c हो तो डिस्टेंस होता है लैम्डा, और टाइम पीरियड होता है t, और 1/, टाइम पीरियड बनता है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा न्यू हो जाएगा। तो न्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी होगी, न्यू की वैल्यू होगी c/λ। c आपको पता है 3 × 10⁸ है, गुड, और लैम्डा आपको दे रखा है 2271 × 10⁻10। ज़रा इसे सॉल्व करके बताइए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है, हर्ट्ज़ में आएगी बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी आ रहा है 1.32 × 10⁻15 हर्ट्ज़, 1.32 × 10⁻15 हर्ट्ज़, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, और 2 जीरो यहाँ से उधार लिए होंगे उन्होंने, देखो इसे 3000 बनाया होगा, फिर ये 5 हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, एनर्जी ऑफ फोटोन वहाँ पे डालने के लिए ना बराबर होती है एच न्यू के, एच आपको बताइए कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 होता है एच, और न्यू आपको पता ही चल गया 1.32 × 10⁻15, और जो भी एनर्जी आएगी वो यार आपकी किस में आएगी, जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में आएगी। तो जूल में कितनी आएगी,
लगभग वो एनर्जी आपकी आ रही है 2 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगा। लगभग इतना वाजमी भी था कि इतना ही आए, तो लगभग इतना आएगा। अब जब आपको इतनी चीज़ें पता चल गई हैं तो किस बात की देर है, क्वेश्चन अपने हिसाब से चलाओ, उसे फर्स्ट मानो और यूजिंग फर्स्ट लिखो। पहले का हम यूज़ करेंगे। अब पहले का यूज़ करेंगे तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू हमारी निकल गई कितनी, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। और वर्क फंक्शन अपन लोगों को निकालना है, प्लस ई वी नॉट है, तो वी नॉट आपका 1.3 है और ई की वैल्यू आपको पता ही होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब अगर आपको फाई नॉट चाहिए, क्या चाहिए, फाई नॉट, तो ये चीज़ इधर आनी चाहिए। और जब ये चीज़ इधर आएगी तो आप पे ऐसा कुछ होगा, 2 इंटू 10 की पावर -19 माइनस 1.6 इंटू 1.6 1.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आप 10 की पावर -19 कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर -19 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 है, वहाँ से है -1.3 इंटू 1.6, 1.3 इंटू 1.6 आप लोग मल्टीप्लाई करिए और फिर मुझे आंसर बताइए। तो आपका कुल मिला के फाई नॉट का आंसर आएगा 6.76 इंटू 10 की पावर -19 जूल। फाई नॉट का वैल्यू आएगी 6.76 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आपका आंसर आएगा 6.76 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब जूल को क्योंकि ईवी में कन्वर्ट करना है, और ईवी होती है कैसी यूनिट, बड़ी या छोटी, छोटी होती है, तो 1 जूल आपको पता ही है कितना होता है, 1 जूल कितना होता है, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 ईवी, 1 ईवी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जूल को अगर आपको ईवी में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू है, और ये जो जूल है इसको ईवी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ईवी में कुछ पावर नहीं आती, ईवी में बस नंबर आता है 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 ईवी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो अगर कोई चीज़ जूल में पहले से है, ईवी में बनानी है, तो इस चीज़ को डिवाइड में लाना पड़ेगा। डिवाइड में लाएंगे, ये दोनों पावर कट जाएंगी और फाई नॉट आपका ईवी में आ जाएगा। फाई नॉट ईवी में कितना आ रहा है, 4.22 ईवी आ रहा है, ठीक है, 4.22 ईवी। तो इतना आपका आंसर आएगा शिद्दत से। अब बात बस इतनी है कि ये आ तो गया सर, पर 100 वाट का काम धोखा देने के लिए था, तो मैं बोलूँगा हाँ जी धोखा देने के लिए था। बट एक बात है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एक चीज़ जोड़ दें, आप एनर्जी ऑफ फोटोन याद रखना 2 इंटू 10 की पावर -19 आई। अगर आपसे क्वेश्चन में ये जोड़ दें कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second, find number of photons emitted per second, पर सेकंड कितने फोटॉन्स एमिट हुए वो भी हमें निकालना है, क्योंकि लाइट फोटॉन की फॉर्म में ही एमिट करती है पार्टिकल्स को। तो आप बस ये देखो कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। बोलो सही या गलत? यस सर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, मैंने भी बोला। और वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो पावर हुआ एनर्जी बाई टाइम। बोलो सही या गलत? यस सर। अब इसके बाद आप मुझे बताइए टाइम कितना हुआ। टाइम पीरियड है ये, ठीक है, टाइम कैपिटल टी कितना हुआ, तो आपने बोलना था सर एनर्जी बाई पावर हुआ। एनर्जी बाई कितना हुआ, पावर हुआ। अब टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी अभी बताऊंगा मैं आपको। फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, तो उसमें पावर ऊपर आएगी और एनर्जी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है? फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की है कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की तो नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी बस इस चीज़ की है कि कोई भी लाइट सोर्स ने 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट करे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ये इस चीज़ की है। तो अगर आपसे पूछ रखा फाइंड द नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, तो उसके लिए बहुत आसान है, पावर ऊपर और 1 फोटॉन की एनर्जी नीचे। तो पावर कितनी है, 100 वाट है, और 1 फोटॉन की एनर्जी आपने अभी निकाली थी 2 इंटू 10 की पावर -19 जूल।
ये इसे काटेगा तो आप पे आएगा 50 × 10⁻19 फोटॉन्स। तो इसका मतलब ये जो 100 वाट का बल्ब है, अगर ये क्वेश्चन मज़ीद बनता कि कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकलेंगे, तो आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में 50 × 10⁻⁻19 फोटॉन्स ये 100 वाट का लैंप फेंक देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया कि आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ वुड यही इसी के साथ का है ये क्वेश्चन। हाउ वुड फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी में फोटो सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपको पता है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटॉन्स पर सेकंड ज़्यादा निकलेंगे, है ना, और ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो हाउ वुड फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी, जो कितनी देर की है, 10⁵ W/m² वाट पर मीटर स्क्वायर। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, और ये जनरली हीलियम नियन लेज़र होती है, एक लेज़र आपको पता है लेज़र लाइट। तो हीलियम और नियन की लेज़र बनाते हैं, मेज़र नहीं बोल रहा हूँ, मेज़र अलग चीज़ है, लेज़र बनाएंगे। तो उससे मतलब अगर वो लेज़र जिसकी वेवलेंथ इतनी है और इंटेंसिटी इतनी है, मतलब उस लेज़र से फोटॉन्स इतने गिरते हैं पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड 10⁵, तो उसमें फ़ोटो सेल कैसा बिहेव करेगा इसके बारे में हमें बताना है। तो बस यहाँ पे भी वही लगाएंगे जो आपको पता ही है। आपका पहले से वर्क फंक्शन, मतलब पहले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, आपको वर्क फंक्शन तो पहले से पता ही चल गया था, कितना था, 4.22 EV था। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए एनर्जी कितनी है, तो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसके लिए आप फॉर रेड लाइट, ये पुराने क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 नहीं डाला, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये। तो रेड लाइट के लिए वेवलेंथ कितनी है, 6328 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 10⁻⁻10। आप एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल लीजिए, मीटर में ही होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन, निकाल लीजिए। यहाँ से फोटॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं इस रेड लाइट के लिए, जो कि होती है hc/λ। मैंने आपको बोला था h और c याद रखना। h होता है 6.6 × 10⁻⁻34 और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो 6.6 × 3 आएगा 19.8, -34 और 8 आएगा -26। और वेवलेंथ आपको दे रखी है कितनी, 6328 × 10⁻−10 ये दे रखी है। अब जो भी आप यहाँ से निकालोगे वो जूल में आएगा, और उसे ईवी में कन्वर्ट करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतने आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आप पे जो एनर्जी आएगी फोटॉन की वो आएगी लगभग 3.14 × 10⁻−19 जूल में। ठीक है, 3.14 × 10⁻−19 आई जूल में। और अगर आप इसे ईवी में कन्वर्ट करोगे तो 3.14 × 10⁻−19 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻−19 से। तो भैया इससे ये कट गया, और 3 इसे काटेगा, 16 2 32, उससे कम, तो 1.96 EV। तो जो अपना हीलियम नियन लेज़र है जिससे रेड लाइट निकल रही है, उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है फोटॉन में वो इतनी है। अब सिंस वर्क फंक्शन जो है φ0 किसका, अपने फोटो सेल का, वो लगभग 4.4 EV आया, जो कि बहुत ज़्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ रेड लाइट फोटॉन, जो कि कितनी नहीं है, 1.96 EV है। तो जब फोटॉन में इतनी ही एनर्जी नहीं है कि वो वर्क फंक्शन से बड़े हो पाएँ, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएँ, तो ना तो वो काइनेटिक एनर्जी दे पाएंगे और ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा। आपको पता है ना, फोटॉन की एनर्जी, जो भी फोटॉन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी को भी ऐड करके आती है, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ वर्क फंक्शन ज़्यादा है और जो हम एनर्जी या फोटॉन गिराएंगे उनकी एनर्जी क्या है, कम है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। क्लियर है, गुड, चलिए।
समझ में आया ना क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन ज़्यादा है फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से, इसलिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। गुड। चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस कम आते हैं, कंसेप्चुअल ज़्यादा आएंगे। अब जो 2021-22 में ट्रेंड रहेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ज़्यादा रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से टीचरों की भी रेड मार देंगे। चलो अपने को तो देखो, तुमको और अपने को तो डर नहीं होता इन चीज़ों का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव surface of negligible work function, photosensitive surface of negligible work function, ठीक है। तो हमें बोला if photoelectrons emitted from this surface has डी ब्रॉगली वेवलेंथ, DBW मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी, λ1। तो आपको कुछ प्रूफ करना है जी, प्रूफ करना है लैम्डा जो होगा कितने के बराबर आएगा, 2mc/h और λ1 का स्क्वायर इसके बराबर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, वो एक फोटोसेंसिटिव सरफेस में इंसिडेंट हुआ जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, तो एकदम से मतलब जितनी एनर्जी दोगे एकदम से वो निकल ही जाएगा, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है। इसका मतलब ये भी हमें पता चलता है कि उसका वर्क फंक्शन क्योंकि नेग्लिजिबल है तो इलेक्ट्रॉन को खुद भी निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लिटिल एफर्ट से निकल जाता। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 है। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अलग चीज़ है, वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो करती है, और फोटोन तो पहले से ही वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर का है। तो प्रूफ करना है लैम्डा इज समथिंग, ये तो हम प्रूफ कर लेंगे। देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन EPE, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप पूरा लिखे करो, है ना, यहाँ छोटा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलती है फोटोन की एनर्जी होती है hν बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KE मैक्स, यही होता है ना भैया। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलती है कि फोटोन की एनर्जी hν दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक पार्ट उसका वर्क फंक्शन निकालने के मतलब इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने का काम आया, और जो बचा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नाचता है, गाता है, खेलता है और कूदता है। गिवन है कि यहाँ पे वर्क फंक्शन कितना है, 0 है, नेग्लिजिबल है। वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना है, 0 है, फाई नॉट 0 हो गया। तो इम्प्लाइजेज आपके देखिए आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बनी, hν बराबर वर्क फंक्शन तो 0 हुआ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है भैया, ये चीज़ है। अब दिमाग खटका, क्योंकि यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, आप खुद ही देखो यहाँ पे हमें मोमेंटम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। सर कहाँ से बताया आपने, ऐसे बोल रहे हो? तो देखो ना, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था 12mv² होता है, 12mv²। मैंने बोला था m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दो, तो देखो ऊपर बना m²v² जो कि p² होता है और नीचे 2m बना। तो हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p²/2m भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ना। फिर यहीं से देखो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ चल रहा है hν। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू p²/2m पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहे हैं, और hν वेवलेंथ के टर्म में होता है hc/ लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो ये हमसे कुछ पूछ रहा है ऐसा, ठीक है। मैं यहाँ से p² की वैल्यू निकालता हूँ, तो p² की वैल्यू आई 2mhc, p² की वैल्यू आई 2mhc/λ, ये आई हम पे p² की वैल्यू।
और क्योंकि हमें वहाँ पी ही चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए, पी चाहिए, तो पी की वैल्यू आ जाएगी √2mhc/λ। ये हम पे वैल्यू आ गई पी की। नाउ जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डी पे डब्लू जो कि हमारी λ1 है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है λ = h/p, h/p। और p आपको ये दे रखा है कितना, h/p। p कितना है, 2mhc/ कितना है, λ है। ठीक है भैया, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप खुद ही देखिए, λ1 लिखा मैंने, h चल रहा है, रूट अलग अलग करा, तो 2mhc तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, 2mhc ऐसे ही आ गया। क्लियर है ना इतना? ठीक है, 2mhc/λ। ठीक है, तो हम पे आ गया 2mhc/λ। ओके, और मैंने क्या करा, रूट अलग अलग करे, तो ये √2mhc अलग और नीचे रूट λ बच रहा है जो ऊपर जाके चले जाएगा ऐसे, क्योंकि नीचे कोई डिवाइड में होती है वो ऊपर चले जाती है। आपका आंसर आ ही गया। बस आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो λ1 बनेगा, λ1 का स्क्वायर h हो जाएगा, h²। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल तो λ बचेगा, और यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये 2mhc बचेगा। अब आपको उन्होंने क्या पूछा है, λ, तो ये λ यही है, 2mhc ऊपर। अब h से एक पावर भी काट सकते हो, तो देखिए λ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो λ की वैल्यू आएगी, λ1² तो चल ही रहा है। ठीक है, 2mc ऊपर और h आपका नीचे, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक तरह की लॉजिकल क्वेश्चन था जो आपने सक्सेसफुली कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। मैं क्रॉस भी करते जाता हूँ। देखिए, फिर इसके बाद आप जो क्वेश्चन है वो नई किताब का है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन है कि अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। A proton and electron have same kinetic energy which has greater de Broglie wavelength, which has greater de Broglie wavelength। ये हमसे पूछ रहा है। देखो, काइनेटिक एनर्जी सेम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और हमसे पूछ रहा है किसकी ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। तो हमें पता है, देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला अपन लोगों को पता है कि λ = h/p होता है। अब कोई एक ऐसी रिलेशन हो जो p और ke को जोड़े तो बात बन जाए। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। बोलो हाँ या ना, अभी पढ़ के आए हो? ठीक है, तो बच्चे यहाँ से p² की वैल्यू कितनी आई, p² की वैल्यू आई 2m काइनेटिक एनर्जी, और p की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2m काइनेटिक एनर्जी। वो आप यहाँ डाल दीजिए, तो h ऐसी है अपॉन p हो गया √2m ke। नो, आप ये देखिए क्या क्या सेम है। h तो फिक्स है, सेम हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रोटॉन के लिए भी। काइनेटिक एनर्जी भी उन्होंने सेम बोल दी। 2 तो थेरा कांस्टेंट, तो लैम्डा सिर्फ वेरी करेगा मास के रूट के साथ। लैम्डा जो है सिर्फ मास के रूट के साथ वेरी करेगा, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। ठीक है, नाउ देख लीजिए, क्योंकि h सेम है, 4 फैक्टर है ना यहाँ, 1 2 3, चौथा तो 2 काम का नहीं है, तो एक h, दूसरा m, तीसरा ke सेम है, h सेम है, तो बस मास बचा। और मास और वेवलेंथ का कैसे रिलेशन है, इन्वर्स। ये बातें हमसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लगभग कितना, 1600 गुना ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ देखिए, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, क्योंकि कैसे रिलेशन है, इन्वर्स। तो क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी किससे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से।
मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम काइनेटिक एनर्जी में जब उसे सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, तो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। तो ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता ही चल गया किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। बस ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब इसे ड्रामेटिक तो बनाएंगे नहीं कि ये है वो है, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉ करने ग्राफ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद पोटेंशियल v। ओके, हम इनके बीच में हमें ग्राफ बनाने डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो पहले लैम्डा और v के बीच में रिलेशन देखनी पड़ेगी, तो हम ग्राफ बना लेंगे। भाई लैम्डा होता है h अपॉन कितना, p, ये आप सबको पता है, और p होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने 2 क्वेश्चन में देखा पिछले। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, बट क्योंकि आज इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E बन जाएगा, तो √2m EV, ये चीज़ आ गई। अब हमें ग्राफ ऐसा बनाना है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन के भी ग्राफ्स कंपेयर करें तो एक जैसे आने चाहिए। तो अगर किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के ग्राफ कंपेयर करेंगे तो 2 भी सेम होगा, H भी सेम होगा, M भी सेम होगा, E भी सेम होगा। बट हो सकता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोटेंशियल से क्या हों, एक्सेलरेट हों। तो लैम्डा और V पोटेंशियल का इन्वर्स रिलेशन आ गया रूट में, ठीक है ना। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो लैम्डा इधर कर लो, V इधर कर लो, और इन्वर्स है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि रूट में और स्टीप होता है, बट इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एक्सपेरिमेंट which shows wave nature of electron, या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम बाद में डिस्क्लोज होगा, उसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एस्टेब्लिश कर दिया, या उस एक्सपेरिमेंट की खासियत क्या थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो था, आपको भी बताया, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना, पता है ना, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविडसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट करा निकल क्रिस्टल के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम आई, तो इलेक्ट्रॉन बीम ने कैसे इंटरफेरेंस बनाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको पता ही है क्या होता है ना। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब लाइट को छोड़ते हैं तो वो ऐसे पैटर्न्स बनाती है इक्वल उसके इंटेंसिटी के, है ना, ये चीज़ है, मतलब इक्वी डिस्टेंट बनाती है। इंटेंसिटी तो वैसे घट जाती है, बीच में सबसे ज़्यादा होती है, बट एक्सपेरिमेंट का नाम ये है, कौन सा है, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे एक ख़ास बात क्या थी, फीचर ये था कि अभी तक हमें ये पता था कि वेव ही इंटरफेरेंस बनाती है, पर पहली बात, जब मैंने आपको बोला था विज्ञान टीवी की वीडियो भी देखना, पहली बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल ने भी इंटरफेरेंस परफॉर्म करा, जबकि इंटरफेरेंस सिर्फ कौन बनाता है, इंटरफेरेंस वेव बनाती है। तो फीचर ये था कि यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, यहीं से पता चला वेव नेचर आया। यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व्ड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड हुआ, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही वेव नेचर को इस्टेब्लिश करता है। तो ये हमें यहाँ से पता चला, क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपको कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल have same kinetic energy
फाइंड रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमें रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की सेम काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, तो हमें उनके किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4, चार्ज इसमें 2 टाइम्स होता है, मास इसमें 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का। तो कोशिश करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है और H/P होता है √2m/ke, और ke को आज eV नहीं लिख सकते, ऐसे ही छोड़ दो, बस ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ke को मत खोलना क्योंकि ke तो सेम दे रखा ना, तुम क्या करोगे खोल के, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो एक तो H सेम हो गया, ke सेम हो गया, 2 क्या हो गया, सेम हो गया। वेरिएशन सिर्फ मास का आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, H तो सेम होता ही है, 2 भी सेम होता है। तो लैम्डा यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मास के रूट के। अब आप करना चाहो तो किसी को ऊपर रखना चाहो, मैं तो बड़े पार्टिकल को ऊपर रखना चाहता हूँ, तो लैम्डा अल्फ़ा पार्टिकल का अपॉन लैम्डा किसका, इलेक्ट्रॉन का, बराबर रूट। अब आप खुद ही सोचो रिलेशन कैसी है, अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 1 आएगा नीचे, और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इन्वर्स रिलेशन है भैया, ठीक है, रूट के अंदर। तो अगर लैम्डा अल्फ़ा ऊपर है और लैम्डा और मास के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो अल्फ़ा का अगर लैम्डा ऊपर है तो अल्फ़ा का मास होगा नीचे, और इलेक्ट्रॉन का अगर लैम्डा नीचे है तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा ऊपर, ये है। अब बस इसमें रिलेशन बना लेना, रूट को सॉल्व कर लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। और मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है बताएं ना, 4 गुना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इनको आप सॉल्व करिए, आपको पता ही चल जाएगा कितना आ रहा। 16 4 जा 6.4 होता है, 9.1 को डिवाइड कर लीजिए 6.4 से, तो आपका लगभग 1.4 आ रहा है। 1.4 मतलब √2 आएगा, ठीक है, 1.4 आएगा इसको सॉल्व करके। और 1.4 मतलब क्या हो गया, अंदर आ रहा है तो √2 हो गया, तो एक तो √2 आ गया। साथ में पावर देखते हैं, -31 और -19 है, तो वो तो ऊपर जाएगा, तो आप पे 12 पावर है, 12 मतलब 6 आएगा बाहर, और क्योंकि नेगेटिव है तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो ये रेशियो का आपका रिलेशन है, ठीक है। 16 4 जा 64 होगा, तो 9.1/6.4 अंदर आ रहा है 1.4, जो कि लगभग √2 होगा। -31 + 19 होगा -6, नहीं यार, -31 19 12 होगा ना, 12 और माइनस का 12 होगा, तो माइनस के 12 का रूट हो गया -6। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे ये है कि इसमें सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, और इस बार तो मज़ा आएगा आपको, 5-6 कॉपीज़ से, बुक से बना के लाया हूँ मैं क्वेश्चन अलग अलग तरह के। तो एक आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ लैम्डा है और यहाँ 1/√v है। देखो लैम्डा v के रूट के इन्वर्स है, बट 1/√v के डायरेक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। √v के तो इन्वर्स है, बट यहाँ खुद 1/√v है तो उसके डायरेक्ट होगा, इतना तो हमें पहले ही पता चल गया। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला ना आपके हिसाब से बनने चाहिए, आप क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो कैसे चलेगा। ये बोला ना लैम्डा और v कैसे हैं, इन्वर्स हैं, बट 1/v के तो वो डायरेक्ट होगा। अब v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और 2 पार्टिकल्स a एंड b हैविंग सेम चार्ज, 2 पार्टिकल्स a एंड b हैविंग सेम चार्ज। बाकी भी राम कहानी दे रखी थी कि देयर इज़ अ ग्राफ बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v एंड दीज आर 2 लाइन्स a एंड b, द 2 पार्टिकल्स a एंड b हैविंग सेम चार्ज। तो बस हम काम की चीज़ें लिखेंगे, 2 पार्टिकल्स a और b के सेम चार्ज हैं। विच हैज़ स्मॉलर मास, हमसे ये पूछा है विच हैज़ स्मॉलर मास, कम मास किसका होगा, ये हमसे पूछ लिया इन्होंने।
अब कुछ शर्म वाली बात थोड़ी है, ये हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, आप ये देखें कि लैम्डा होता है भैया आपका h/p। आपको समझ में आया? हमें लैम्डा और रूट वी, 1/√v का ग्राफ दे रखा है, 2 लाइन्स है, और जब 2 लाइन्स हैं तो इन दोनों पार्टिकल के चार्ज सेम है, तो हमें बताना है मास किसका कम होगा। ऐसा हो सकता है चार्ज सेम हो और मास अलग हो? क्यों नहीं हो सकता, बहुत बार होता है ऐसे। जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, चार्ज सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर अलग है। तो P क्या होता है? P होता है √2m/ke। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ke की वैल्यू पोटेंशियल के टर्म में होती है h/√2m/ke होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है भैया, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। अब मैं चाहूँगा कि इसे y = mx + c वाली फॉर्म में लिखें, तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, चालाक हो ना आप लोग भी। h/√2qm इंटू 1/√v कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, और प्लस में मैं 0 लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो h/ ये कर दिया। अब देखो लैम्डा y में है तो y हो गया, 1/√v पूरा 1/√v x में है तो 1/√v पूरा x हो गया। तो y = ये आपका स्लोप होगा m, और c आपका इंटरसेप्ट 0 है, तभी कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया भैया इसका स्लोप आएगा, स्लोप होता है ना थीटा एंगल, स्लोप आएगा कितना, h/√2qm। अब यहाँ पे भी देखो h सेम है, 2 सेम है, q भी सेम है, सेम चार्ज है, तो स्लोप सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√m के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के, बस इतना है। अब आप खुद ही देखो कौन सा एंगल बड़ा है बेटा, ये या ये, a का एंगल बड़ा है या b का? तो a का छोटा है, b का क्या है, बड़ा है, और tan की वैल्यू 0 से 90 जाते हुए बढ़ती है। तो ग्राफ से तो हमें ये पता चला कि स्लोप ऑफ किसका, b, क्योंकि b का एंगल ज़्यादा है, a से क्या है, ज़्यादा है। स्लोप ऑफ b क्या है, ग्रेटर देन a है। स्लोप किसके वो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m के, तो 1/√m ऑफ b ज़्यादा होगा किससे, 1/√m ऑफ a से। इतना क्लियर है ना? क्योंकि स्लोप किसका ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा। एंगल b का ज़्यादा है तो स्लोप ऑफ b ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a, और स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के, तो क्योंकि b a से ज़्यादा है स्लोप में, तो 1/√m b का ज़्यादा होगा 1/√m a से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो अगर ये चीज़ 1/√m b की ज़्यादा है तो √m जो होगा a का ज़्यादा होगा। रेसिप्रोकल कंडीशन करोगे ना तो यही होगा। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आया तो बच्चों के जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। तो √ma ऊपर गया, ये साइन अपना वैसे ही है, इसको कोई कुछ नहीं करा, स्टड है ये ऐसी है। √ma इधर गया, √mb उधर गया, तो √mb उधर गया, और स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो मास ऑफ a इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ b। तो हमसे पूछा था स्मॉलर मास किसका है, तो भैया b का हो गया, क्योंकि a का तो क्या आया, ज़्यादा आया, तो b का मास क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, गुड, b का मास क्या हो गया बच्चों, स्मॉल हो गया। बस देख लूँ मैं इनका आंसर क्या है। हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।